अच्छा, उधर से ही आगे स्टार्ट करें। अगला वाला फॉर्मूला बेसिकली सीधा डेफिनेशन और हेड साइकिल पे आ जाएंगे। तो इसको तो डिस्कस करने की खास जरूरत नहीं है कि वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ठीक है। एक्सोथर्मिक का ये होता है कि रिएक्टेंट्स शुरू में एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, और फिर जब एनर्जी बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में कम एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वीक बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं ठीक है, वीक बॉन्ड्स गेट ब्रोकन। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए उसकी जो, अच्छा इसलिए उस प्रोडक्ट्स होंगे वो दे विल बी एट अ लोअर एनर्जी ठीक है। और इसमें याद रखना है इंथैल्पी चेंज जो होती है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक होती है ठीक है। तो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नीचे की तरफ होगी। और जो भी एरो होगा ना वो रिएक्शन से स्टार्ट होगा। एक्टिवेशन एनर्जी वो स्टार्ट में जो एनर्जी चाहिए पुराने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए ठीक है, दैट्स व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी इज। तो और वो याद रखना हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो उसका मतलब है स्लो रिएक्शन, बॉन्ड मुश्किल से टूट रहे हैं। तो इसका मतलब है आपका रिएक्शन जो है वो इतने आराम से हो नहीं रहा। तो इट विल बी अ स्लो रिएक्शन, और कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है ठीक है। तो ये तो सारा ओ लेवल्स का ही है। और एंडोथर्मिक इज द ऑपोजिट। एंडोथर्मिक में ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, और क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड्स होंगे इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। या फिर बॉन्ड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, और कम एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन यू फॉर्मिंग बॉन्ड्स। अगेन जो भी इंथैल्पी चेंज होगी वो रिएक्टेंट से ही स्टार्ट होगी, प्रोडक्ट तक जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से ऊपर तक जा रही होगी ठीक है। फिलहाल ये बस हम उसका इंथैल्पी का वो रिविजन कर रहे हैं ठीक है। होल्ड ऑन वन सेकेंड। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक सारे टॉपिक्स की बेसिक रिवीजन करेंगे ठीक है। मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा। अच्छा, सो फर्स्ट थिंग कि इंथैल्पी की डेफिनेशंस ठीक है। इसकी भी हम थोड़ी सी वर्कशीट कर लेते हैं कि जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जस्ट वन सेकेंड लेट मी, कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की वर्कशीट है। तो इसका वैसे ही क्विकली इसमें मुझे बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन, which expression represents the activation energy of the forward reaction? क्या है, जल्दी से कोई बता देगा? व्हाट्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन? तो ये E1 - E2 है ना? हाँ, E1 - E2 ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस ठीक है। तो इट्स यस। E1 - E2 ए है। अच्छा, नेक्स्ट इज, वो ये कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ ग्राफाइट हैज ओनली अ स्मॉल पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज। तो मतलब बहुत कम उसकी ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है। However, the production of synthetic diamonds using this reaction is very difficult. Which statements helps to explain this? तो बेसिकली रिमेंबर, रिएक्शन की जो स्पीड है या रिएक्शन का होना वो एंथैल्पी चेंज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि शुरू में ग्राफाइट के बहुत सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, और इसलिए अ लॉट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड, और फिर एनर्जी वुड बी रिलीज व्हेन न्यू बॉन्ड्स इन डायमंड आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो पहला ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है। मेरा नहीं ख्याल ग्राफाइट और डायमंड में किसी किस्म का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है ठीक है। मतलब इट्स प्रीटी ऑब्वियस के डायमंड अगर बन गया तो डायमंड बन गया, इट्स नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन ठीक है। Uh, और ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैन बी मेड टू अकर रेडली, दैट्स आल्सो रॉन्ग। रेडली जो रिएक्शन होता है वो कौन सा, विच हैज लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो बिल्कुल मैटर नहीं करता वेदर इट्स एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिटरमिन नहीं करती। इट ऑल डिपेंड्स कि शुरू में कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड्स तोड़ने के लिए ठीक है। व्हाट्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. यस 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 सर। सर। अच्छा, ये अगला भी वही आ गया। उसने कहा ये which label diagram represents the energy profile for this reaction? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो कौन सा वाला सही है? ए है आंसर। ये है 8। और रिमेंबर वो एरो की डायरेक्शन ठीक है। जो भी एरो होगा वो रिएक्टेंट से स्टार्ट होगा,
और ऊपर तक जाए, एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर तक जाएगी, इंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट्स तक जाएगी। सो इट इज इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसका यही होगा। इसमें खैर यस। देखते हैं कोई और मुश्किल क्वेश्चन के। विच एंथैल्पी चेंज कुड द डायग्राम, अच्छा ये खैर वो हमने भी डेफिनेशंस नहीं की, तो इसको स्किप कर लेते हैं। अच्छा वो कह रहा है हाइड्रोजन इज यूज एज रॉकेट फ्यूल, ये रिएक्शन है उसका। बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एज शोन प्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैसेस, तो और इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। Despite its use as a rocket fuel, hydrogen does not burn spontaneously in oxygen. Which statement explains why hydrogen does not burn spontaneously? तो क्या आंसर इसका? सर सी है मुझे लगता है। हम्म। नहीं भाई, सी है आंसर। बी है ना, अभी मैंने बार बार कहा। अच्छा मैं वन थिंग, जब भी वो कहेगा ना कि रिएक्शन नहीं हो रहा, तो बस उसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्यों हाई है? क्योंकि ये बॉन्ड्स तोड़ने हैं। रिमेंबर इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये एन ट्रिपल बॉन्ड वाली बात जो है ना, वो इधर नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि यूर एक्चुअली फॉर्मिंग दैट बॉन्ड, यूर नॉट एक्चुअली ब्रेकिंग दैट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको कोई ज़्यादा एनर्जी, इसके लिए तो एनर्जी चाहिए नहीं है, तो उल्टा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। बिकॉज यू आर अच्छा। फॉर्मिंग द बॉन्ड, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सही है। अंडरस्टूड। Yes, sir. और स्ट्रक्चर में भी याद रखना, वो अगर पूछेगा ना रिएक्शन नहीं हो रहा, तो बस एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई, ठीक है, अगर वो 1 मार्क है। अगर वो 1 मार्क से ज़्यादा है, तो फिर उसमें वो बता भी देना कि क्यों हाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इसमें पूछता ना कि क्यों हाई है, तो आप कहते हैं कि जी ओ डबल बॉन्ड ओ और बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा भी शायद। अच्छा ये, which statements are correct? The first one, the enthalpy change for the backward reaction is plus 90, is that true? ये ट्रू है बैकवर्ड? क्या हो गया, ट्रू है? यस सर। Yes, yes. हाँ ट्रू है, यस। क्योंकि आप यहां से यहां जा रहे हो, गलत है ना? गलत है, ट्रू है? जो है मुझे लगता है। इंथैल्पी चेंज मैंने क्या कहा था, अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए, और वो बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। मैंने कहा था कि इंथैल्पी चेंज ये होती है, इस वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो प्लस 90 नहीं है, वो प्लस 30 है। इज दैट क्लियर? सही सर। अंडरस्टूड। रिमेंबर ये है आसान, लेकिन लोग इसमें गलतियां करते हैं, ठीक है। अच्छा फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इज दैट ट्रू? जी सर ना। यस। हाँ वो तो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि वो लूज कर रहे हैं एनर्जी। द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज -30, इज दैट ट्रू? No. देखो रिएक्टेंट यहाँ पे है, प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यही है ना यारो। तो -30 है ना, नीचे की तरफ जा रहा है Oh, ना। wait, wait. यस यस सर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब आगे इसी तरह ना, ये एंथैल्पी चेंज फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज -20, इज दैट ट्रू? बैकवर्ड, यस सर। यस इट्स ट्रू। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया, तो नीचे की तरफ जा रहे हो तो -20, राइट। द फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक। जी सर इट इज। इट इज, मतलब वो ऊपर जा रहे हो। अच्छा द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज +70, इज दैट ट्रू? यस सर। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी यहां से ऊपर तक होगी, ठीक है। तो दैट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, और फिर वो एनर्जी लूज करेगा, तो इट इज +70, ठीक है। चलो खैर बाकी तो एग्जैक्टली उससे मिलते जुलते हैं। ये बता दो, which is the correct reaction pathway diagram for the reaction that would produce that would proceed most rapidly and with the highest yield? पहले बताओ रैपिडली, सबसे रैपिडली कौन सा होगा? B, कौन सा? B, सी? B. बी? I'm not sure.
देखो, रैपिडली रैपिडली जो होगा ना, वो कौन सा होगा, विच हैज द लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? ये ये सी होगा ना? पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ सी है, सॉरी। सारे सी कह रहे हैं, मैं देख ही नहीं रहा था सी को। तो सी के अंदर यू हैव द लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा सा ऊपर जाना है, बॉन्ड्स तोड़ना बहुत ईजी है और फिर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। सो सी इज द आंसर। ओके। हाँ, ये उसने अब और भी कंफ्यूजिंग मेरे ख्याल से तरीके से लिखा हुआ है। विच स्टेटमेंट कैन बी मेड अबाउट द रिवर्स रिएक्शन? मतलब इधर से वापस इधर। It will have a larger activation energy and a positive delta H. Is that true? Yes, sir. It is, I guess. हाँ, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी इसकी। वापस जाना है तो ये सब क्लाइंब करना, यू हैव टू ब्रेक ऑल दीज बॉन्ड्स एंड देन यू गोना फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है? तो रिवर्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दैट इज लार्जर फॉरवर्ड के मुकाबले में। फॉरवर्ड में तो खाली थोड़ा सा ऊपर जाना था, ठीक है? मतलब बॉन्ड्स कोई इतने ज़्यादा नहीं तोड़ने थे। रिवर्स में यू हैव टू ब्रेक अ लॉट ऑफ बॉन्ड्स। और पॉजिटिव डेल्टा एच, क्योंकि आप ऑब्वियसली क्लाइम कर रहे हो रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स रिवर्स में, तो दैट इज पॉजिटिव डेल्टा एच। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये तो खैर वही दोबारा आगे। इसका मुझे बता दो कि in the conversion of compound X into compound Z, it was found that the reaction proceeded by a way of compound Y, which could be isolated. The following steps were involved. Which could be isolated, ठीक है? इसका मतलब है कि वो एक अलग कंपाउंड बीच में बन रहा है। वो कह रहा है कि X से पहले वो Y बना, और वो कह रहे हैं Y को आइसोलेट कर सकते हैं, Y इज एन एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है? और फिर वो Y से क्या बना है? Z बना है। तो मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है? और उसने बताया हुआ भी, द फर्स्ट पार्ट इज एंडोथर्मिक, द सेकंड पार्ट इज एक्सोथर्मिक। D, sir. एंडो का ग्राफ क्या होता है? एंडो का ग्राफ होता है इस तरह, एनर्जी गेन कर रहा है। C. तो ये एक्स से क्या बना है? वाई बना है। और अब वाई से वो जी बना है। वाई से अगर वो जी बना है और वो एक्सोथर्मिक है, तो एनर्जी लूज करेगा ना। मतलब दो सेपरेट रिएक्शन है ना, उनको जोड़ दिया। तो इसलिए कौन सा है? दिस लुक्स लाइक ए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसको ये असल में ऑर्गेनिक के साथ भी लिंक होता है। इसको बल्कि यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि स्पेशली इफ यू हैव अ टू स्टेप रिएक्शन विद एन इंटरमीडिएट। तो उसमें व्हाट विल हैपन इज कि ये एक ग्राफ हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं बता दूं कि इसको हम थोड़ा सा, अच्छा, ये मेरा दूसरा ग्राफ। तो ये दो ग्राफ्स ना आपस में मैंने लिंक कर दिए। एक इस तरह का ना बहुत पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है? सो टू स्टेप रिएक्शन विद एन इंटरमीडिएट, एंड द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली एंडो, एंड द सेकंड वन इज एक्सो, ठीक है? दैट्स योर, मतलब एक्स बना, फिर वाई बना, और फिर वो जी बना। ये सॉरी, वाई बीच में से गायब हो गया। ये आपका वाई है, एंड दिस इज योर जी, दिस इज टाइम या प्रोग्रेस, और ये उसकी इंथैल्पी है, ठीक है?
एच है। अच्छा, ना इसमें एक चीज याद रखना कि when you have a two step reaction, ठीक है, if that reaction happens, तो ये याद रखना कि जो सेकंड वाली की जो पीक होगी ना वो थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि इमेजिन करो कि एक्स ना वाई में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स एक्स को पहले बॉन्ड्स तोड़ने पड़ रहे हैं, फिर वो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, सो दैट्स अ pretty हाई एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अच्छा, और फिर वो जब वाई में कन्वर्ट होता है तो वाई से फिर वो आगे जी में जा रहा है, सो यू हैव एक्टिवेशन एनर्जी अगेन, और वो एक्टिवेशन एनर्जी यू ऊपर तक है। ठीक है, सो दैट्स द, इसको EA1 कर लेते हैं, इसको EA2 कर लेते हैं फॉरवर्ड में। अच्छा, अब ये चीज याद रखना कि द सेकंड पीक, सेकंड कर्व should have a smaller height if the reaction happens easily. वो इसलिए कि y के पास ना, ये जो y है इसके पास चॉइस है, ये वापस भी जा सकता है, तो वापस जाना मुश्किल होना चाहिए। इसकी जो हाइट होनी चाहिए ना, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सो सो दैट वो वापसी वाला जो इशू है ना, कि इट्स इट्स हार्डर फॉर इट टू गो बैक, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू ब्रेक बॉन्ड्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड अगर उससे जाना है तो इस व्हेन यू रीच द इंटरमीडिएट, इट हैज टू बी इजियर टू गो फॉरवर्ड, वरना वो वापस आ जाएगा। ये बात समझ आइए? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब छोटी सी बात है, जस्ट रिमेंबर कि अगर कभी टू स्टेप रिएक्शन आ गया ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी ना, एंड ही इज आस्किंग यू टू ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और अगर वो रिएक्शन होता है, तो उसमें हमेशा याद रखना कि फर्स्ट वाली की पीक ज़्यादा होनी चाहिए, सेकंड वाली की पीक कम होनी चाहिए, ताकि वो इंटीमीडिएट बने, तो फिर फॉरवर्ड जाए। इट्स इजियर टू गो फॉरवर्ड देन गोइंग बैकवर्ड, उसको ज़्यादा क्लाइंब करना पड़ेगा इफ इट वांट्स टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलो ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो आप डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, वो इंथैल्पी चेंज की डेफिनेशंस थी, लेबल्स गिवन थे, असाइन थे फॉर डिफरेंट इंथैल्पी चेंजेस। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इन सारों की ना डेफिनेशंस और वो तो मेमोराइज होनी चाहिए, गोना गेट अ 2 मार्क डेफिनेशन इंक्लूडिंग एन इक्वेशन। तो पहला वाला जो है दैट्स इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। ठीक है, वो किसकी इंथैल्पी चेंज होती है? इट्स द डेल्टा एच सी जो होता है, एंड रिमेंबर एवरीथिंग इज डन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, अगर वो नॉट गिवन है तो इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेटेड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हिच आर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 298 केल्विन्स कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 मोल per dm cube। अगर वो सोल्यूशन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो क्या डेफिनेशन है? इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस विद एवरीथिंग इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। एक्सेस ऑक्सीजन का मतलब है कि कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है, ठीक है, नॉट इनकम्प्लीट कंबशन। तो बस एक, और ये याद रहा, 1 मोल सब्सटेंस के लिए होती है, उसको आप बर्न करो, एंड इट्स ऑलवेज एक्सेस, इसका साइन हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वो आपको इक्वेशन नहीं देगा, रिएक्शन भी देगा, वो बस आपको बताएगा भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस थिंग इज दिस। रिएक्शन आपको खुद पता होना चाहिए कि वो, जब वो ये लिखेगा ना, उसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ मीथेन इज बर्निंग इन एक्सेस ऑक्सीजन कंप्लीटली एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन H2O। अगर वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 लिख देता है, he's not going to give you the equation, it just means कि 1 mole of H2 burns in excess oxygen to produce, तो ये उसका रिएक्शन होगा। और जो रिएक्टेंट्स होंगे, दे एवरीथिंग शुड बी इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, जो कि स्टेट होती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, अगर वो एथेनॉल दे देता है, तो उसका मतलब है कि 1 मोल एथेनॉल बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड H2O। H2O लिक्विड होगा, एथेनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पे इट्स अ लिक्विड, CO2 इज अ गैस, O2 इज अ गैस एज वेल। तो ये जो इंथैल्पी ऑफ, उसका पूरा डेटा जो होगा ना, वो कभी कभार क्वेश्चंस के साथ गिवन होता है, खैर इतना ज़्यादा तो नहीं आपको मिलेगा।
खैर ये तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, एक सेकेंड। हाँ ये ना, हाँ ये गायब हो गया, 1 सेकेंड। ऐसे तो इस तरह करके ना थोड़ा बहुत डेटा आपको दिया होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो कैलकुलेटेड होती है। इट्स 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 उसका टेबल होगा, इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर वो डेल्टा एच सी लिख रहा है उसका बस मतलब है 1 मोल ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज, उनको अगर एक्सेस ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न करते हो, यू कैन गेट दीज वैल्यूज, ठीक है। मीथेन, ईथेन, सारों का, बहुत सारे सब्सटेंसेस का जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा है, दैट हैज ऑलरेडी बिन कैलकुलेटेड। तो आपको पता होता है कि 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करोगे तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन आपने खुद फिगर आउट करना है, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है ना वो लिमिटेड होता है उन चीज़ों के लिए जो कंबस्ट करते हैं। अगर मैं आयरन की बात करूंगा ना तो आयरन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेटा नहीं होगा, क्योंकि वो कंबस्ट करता ही नहीं है, वो बर्न ही नहीं करता। कंबशन इज द प्रोसेस वेयर वो एक्सोथर्मिकली ना स्पॉन्टेनियसली समथिंग बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कैचेस फायर। तो मैग्नीशियम का होगा क्यों, मैग्नीशियम बर्न करता है, लेकिन बहुत सारे सब्सटेंसेस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो बर्न या कंबस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या चीज़ है। Yes, sir. Yes, sir. फिर उसमें ये भी याद रखना है कि कुछ चीज़ें होंगी जिसका डेटा नहीं होगा, लेकिन उसका पता होना चाहिए कि वो जीरो है। कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो अगर डेटा ना भी गिवन हो, यू शुड नो कि इट्स जीरो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन में बर्न करोगे ना तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। तो दैट मीन्स नथिंग हैपेंस। वाटर को अगर ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो वाटर ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर बर्न करने की कोशिश करोगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो नथिंग हैपेंस, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि सल्फर जो होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं फॉर्म करता जब वो कंबस्ट करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करना काफ़ी मुश्किल काम है, उसके लिए ऑक्साइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है। सो इट्स, तो जब वो स्पॉन्टेनियसली बर्न करता है यू ऑलवेज गेट सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सिंपल मतलब है जो चीज़ पहले से बर्न कर चुकी है ना, उनको फर्दर अगर बर्न करोगे तो उसकी इंथैल्पी चेंज जीरो होगी, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। सो नथिंग विल हैपन। चलो ये क्लियर है। ये चीज़ लेकिन याद रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चन में लोग ढूंढ रहे होते हैं कि इसकी वैल्यूज कितने हैं, तो याद रखना इसकी वैल्यू होती जीरो है, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अगले पे आ जाओ, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सो इट्स द, ये डेफिनेशन है, इट्स द एनर्जी दैट्स रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। अब ये एंडो भी हो सकता है और ये दोनों हो सकता है। एंडो एक तो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इट कुड बी बोथ। तो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements in the standard state measured under standard conditions। कि 1 मोल सब्सटेंस आपने फॉर्म करना है उसके एलिमेंट से, एंड द एलिमेंट्स हैव टू बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट। लेकिन जो फॉर्म करना है वो 1 मोल होना चाहिए। एथेनॉल को फॉर्म करना है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्म करोगे, ठीक है। और वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, जो भी स्टेट है। कार्बन सॉलिड होता है, ग्रेफाइट होता है नॉर्मली। हाइड्रोजन जो होता है वो H2 की फॉर्म में होता है, गैस। O2 जो होता है वो गैस होता है। तो ये सारी इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो होगा, 1 मोल अमोनिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, वो वेरी करेगा। और इसमें भी याद रखें कि कुछ चीज़ों की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है ना, इट्स ऑलवेज जीरो। तो वो हमेशा जीरो होती है एलिमेंट्स की, क्योंकि एलिमेंट्स को आपको फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब वन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि O2 को फॉर्म करना है उसके एलिमेंट से, वो भी O2 ही है, तो आपने करना तो कुछ भी नहीं है। तो ये याद रखना कि दीज वैल्यूज आर गोइंग टू बी जीरो। ये भी क्लियर है।
सही ऑटो कंपाउंड नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्डिंग विद अनदर ऑक्सीजन। नहीं नहीं, कंपाउंड थोड़ी है वो तो। कंपाउंड तो होता है मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। अच्छा सही है। डिफरेंट होने चाहिए ना। ओके। वो इक्वेशन देख लो ना, अगर इसकी इक्वेशन बनाओगे कि वन मोल O2 फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट विच इज आल्सो O2, राइट? तो आपने क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ठीक है सर। तो इसलिए एलिमेंट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं लिखी होगी तो डोंट गो एंड लुक फॉर इट, ठीक है। वो वैसी जीरो है। अच्छा, और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, दे कुड हैव मल्टीपल इंथैल्पी लेवल्स। जैसा ये वाला रिएक्शन है ना, अब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। यू कैन कॉल इट द इंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन, क्योंकि वन मोल कार्बन बर्न कर रहा है एक्सेस ऑक्सीजन में, इट्स फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। But you can also call it the enthalpy of formation of carbon dioxide because 1 mole of carbon dioxide is getting formed from its elements. तो वो दो एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको ना दोनों नाम दे सकते हो, ठीक है। सो इधर भी बहुत कंफ्यूजन होती है। समटाइम्स यू लुकिंग फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, लेकिन उन्होंने ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया होता है। तो रिमेंबर दीज टू आर एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम थिंग, ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. मतलब उसी तरह अगर ना मेरे पास ये जो ऊपर था ना H2 वाला, उसकी भी मल्टीपल लेबल्स हैं। H2 वाला कहाँ गया? ये है जिस तरह। इसको मैंने क्या कहा था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, राइट? बट यू कैन ऑल्सो कॉल इट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2। सॉरी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O था। वन मोल H2O फॉर्म हो रहा है अपने एलिमेंट से। बट दिस थिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द, अच्छा, इट कैन बी कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 एज वेल। क्लियर है बात? दीज टू आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। यस सर। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फिर यू हैव डेल्टा एच एन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसकी भी डेफिनेशन यू हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छा, दिस वन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज, उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। और डेफिनेशन है कि इट्स एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट, मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो NaOH और HCl रिएक्ट करें, द फॉर्मिंग NaCl प्लस H2O। सो दिस इज, अगर एक मोल वाटर फॉर्म हो रहा है तो दैट्स, इसकी जो इंथैल्पी चेंज होगी दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड डेल्टा HN। अगर एसिड और बेस रिएक्ट करें एंड यू आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो इसको आप इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहोगे, बल्कि 2 टाइम्स द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहोगे, क्योंकि 1 मोल की बजाय 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो गया, तो आपने डबल एनर्जी रिलीज की है। ये क्लियर है? यस सर। और फिर ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यू है, सलाम, मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया था, मुझे फिर से भेज देना। अच्छा, इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू इज ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। और वो एग्जैक्टली -57 ही होती है फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, ठीक है। किसी एसिड और किसी बेस के लिए इट्स ऑलवेज -57। उसकी रीजन ये है कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड द रिएक्शन इज ऑलवेज द सेम, क्योंकि एसिड जो है ना वो कौन सा आयन प्रोड्यूस कर रहा है? H+1। और बेस या एल्कली कौन सा रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है? वो OH आयन्स प्रोड्यूस कर रही है। वो दोनों मिलकर दे फॉर्मिंग वाटर, राइट? तो द आयनिक इक्वेशन इज ऑलवेज द सेम, द मेन रिएक्शन इज ऑलवेज द सेम। तो इट डजेंट रियली मैटर कि वो जो एसिड है ना H+1 वो HCl से आए, HNO3, और इज इट कमिंग फ्रॉम H2SO4 और H3PO4, it kind of always is exactly the same. तो, and the same applies to
ओ एच आइंस, इट डजेंट रियली मैटर कि वो ओ एच आइंस कहाँ से आ रहे हैं, एन ओ एच से आ रहे हैं, के ओ एच से आ रहे हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड से आ रहे हैं, कहीं से भी आएंगे ना, द मेन रिएक्शन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। तो हर दफा वैल्यू वही होती है। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं ना, वीक एसिड्स, उनके लिए स्लाइटली थोड़ी सी कम होती है। अगर वो -57 थी ना, तो इट्स गोना बी स्लाइटली लेस एक्सोथर्मिक। मतलब -52 हो जाएगी, -53 हो जाएगी। और उसकी रीजन ये कि आपको ना थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो आयनाइज नहीं कर रहे होते, ठीक है। वीक एसिड्स, वीक बेसिस, दे डोंट आयनाइज, सो सम एनर्जी गेट्स यूज्ड अप टू आयनाइज द वीक एसिड। मतलब वो अपना वीक एसिड जो होता है अपना H+ आयंस रिलीज ही नहीं कर रहा होता ना, तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। मतलब आपको सोल्यूशन को थोड़ा बहुत हीट करना पड़ेगा, ताकि वो जो वीक एसिड है या वीक बेस है वो आयनाइज कर जाए। नाउ विच वंस आर वीक एसिड्स? एक तो वो ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक है। कार्बन बेस्ड एसिड्स आर नॉर्मली वीक एसिड्स। और ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होती है ना, अमोनिया हो गया, एमाइंस हो गई, दीज आर ऑल्सो वीक बेसिस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वैसे तो हमेशा इट्स -57 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लेकिन वीक एसिड्स के लिए थोड़ी सी कम होती है। और रीजन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सम एनर्जी गेट्स यूज्ड अप टू आयनाइज द वीक एसिड और वीक बेस। सही है, क्लियर है? Yes, sir. अब ये होगी आपकी तीन इंथाल्पी चेंजेस। एक चौथी है, वो जनरल किस्म की है, और कुछ और होती थी, वो अब A2 में चली गई, ठीक है। दे नो लॉन्गर इन AS। अच्छा, ये जो है ना, इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड। अच्छा, दिस अप्लाइज टू एनी रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, it's the energy that's released or absorbed in any reaction where stoichiometric quantity of reactants react and products are produced, as given in the equation measured under standard condition। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये वो इंथाल्पी चेंज होती है कि अगर इक्वेशन कह रही है ना, 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है विद 3 मोल्स H2 एंड 2 मोल्स ऑफ NH3, तो ये एग्जैक्टली 1 मोल N2 रिएक्टिंग विद 3 मोल्स H2 प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ NH3, उसकी इंथाल्पी चेंज है। असल में तो आपके मोल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, दे कुड बी लेस एज वेल, राइट। मतलब 1 मोल की बजाय मैं 10 मोल्स यूज कर लूँ, तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे? दैट्स गोइंग बी 30 मोल्स, राइट, अकॉर्डिंग टू द रेशियो। अमोनिया के मोल्स क्या होंगे? दैट्स गोइंग बी 20 मोल्स, राइट। तो लैब में अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आई कैड यूज एनी नंबर ऑफ मोल्स। अगर ज़्यादा यूज़ करूंगा तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कम यूज़ करूंगा तो एनर्जी वुड बी लेस। बट Δ H R या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली वो इन मोल्स के लिए नहीं है। जो इक्वेशन में मोल्स लिखे हुए हैं ना, वो मोल्स इस्तेमाल होंगे तो उसकी जो एनर्जी चेंज होगी ना, दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके यू हैव टू कीप योर आइज ओपन। अगर वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मांग रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल आपने आपने 20 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होने की एनर्जी जो कैलकुलेट की थी, वो कैलकुलेट की थी -880। लेट्स एक्सपेरिमेंट किया एंड यू फाउंड आउट इट्स -880। तो अगर क्वेश्चन में उससे कहा कि Δ H R निकालो, तो आपने देखना है इक्वेशन में कितने मोल्स अमोनिया है। तो आपने रेशियो यूज करना है कि भाई 20 मोल्स के लिए अगर इतनी थी, इक्वेशन कह रही है 2 मोल्स अमोनिया, तो रेशियो के अकॉर्डिंगली वो क्या होगी, 10 टाइम्स कम होगी, एंड इट्स गोना कम आउट टू बी -88 किलो जूल्स, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि इंथैल्पी चेंज तो आप जितने मर्जी मोल्स आप यूज करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इफ ही सेज Δ H R, तो वो पूछ रहा है कि जो इक्वेशन में मोल्स के मैंने ना, सिर्फ उनकी निकालो। तो उसके लिए यू वुड हैव टू यूज रेशोज, कि अगर आपने 20 मोल्स की निकाल ली है, तो रेशो लगा के 2 मोल्स की निकाल लो, ठीक है। ये बात क्लियर है? And sir, Yes. it's always gonna be negative sign. व्हाट? It's always gonna be negative or it can be positive, sir. नहीं, वो तो मैंने कहा इट्स द एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन, राइट। तो वो एनी रिएक्शन में एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बात क्लियर है? जैसा जैसे इसको ना, इसकी जो इंथैल्पी चेंज है ना, आई कैन कॉल इट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एज वेल।
लेकिन आई कैन ओनली कॉल इट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर वो इंथैल्पी चेंज जो है ना वो 1 NaOH 1 HCl रिएक्टिंग टू फॉर्म 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ H2O। उसके लिए तो अब ये एक्सोथर्मिक होता है, कुछ इंथैल्पी चेंजेस एंडोथर्मिक होती हैं। तो रिमेंबर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ना वो तो आप किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई कर दो, एज लॉन्ग एज जो इक्वेशन में मोल्स गिवन है ना उनके लिए आपने इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट की है। बात समझ आइए। Yes, sir. तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कि डेफिनेशंस के। पहले तो जल्दी से लिख लें कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 क्या होती है, किस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होती है कि 1 मोल CH4 फॉर्म हुआ है अपने एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन, इसको 1 मोल रखना है। और वो एलिमेंट्स किस पे, स्टेट लाजमी लिखनी है। द एलिमेंट्स हैव टू बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म किया है, फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, ठीक है, एल्यूमिनियम सॉलिड। और दूसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, O2 गैस। इसको 1 मोल रखना है, तो इट शुड बी 2 एल्यूमिनियम्स एंड 3/2 3/2। ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अच्छा, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस ना, तो इस पे थोड़ा सा एक चीज करनी पड़ती है कि अगर तो कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म करे ना फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कौन से हैं? कॉपर, सल्फर। और ये याद रखना कुछ एलिमेंट्स डायटोमिक होते हैं। कौन कौन से डायटोमिक होते हैं? जैसे ऑक्सीजन तो डायटोमिक होता ही होता है। सल्फर याद रखना सॉलिड होता है, येलो सॉलिड। ये भी सॉलिड ही है, मेटल। अच्छा, एक्वस फॉर्म करिए, इसमें एक छोटा सा एक्वस भी लिख दो, ठीक है? जस्ट टू शो कि भी वो एक्वस बनेगा। तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। और इसमें मेरे ख्याल से मैं लिख ही देता हूँ कि वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो डायटोमिक होते हैं। फॉर्मेशन वाला क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स जो है ना वो तो सिंगल एटम्स होंगे। इन एलिमेंट्स को ना हमेशा H2, O2, N2 और फिर वो फ्लोरीन, ठीक है, ये सारे जो है ये डायटोमिक है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मैग्नीशियम क्या होती है? 1 मोल मैग्नीशियम जो कि सॉलिड होगा, बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम बर्न करके तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, वाइट सॉलिड, ठीक है? एंड आई थिंक दिस शुड बी हाफ O2, इसको 1 मोल रखना है। अच्छा, ये एटमाइजेशन के क्वेश्चन पास पेपर्स में आते हैं, लेकिन ये अभी A2 के अंदर है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन सारों को नेम करो। मतलब इस फर्स्ट वाले को क्या नाम दोगे, इसकी इंथैल्पी चेंज को? Uh, सर ये फॉर्मेशन है। हाँ, क्योंकि 1 मोल H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, राइट, वो फॉर्म हुआ है अपने एलिमेंट से, राइट? इसको कंबशन नहीं कह सकते, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं कह सकते, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर कंबस्ट करते हो ना तो H2O बनते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं बनता, ठीक है? तो कंबशन की इक्वेशन नहीं है, फॉर्मेशन की है। 1 मोल ऑफ दिस फॉर्म्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। इसको क्या नाम दोगे सेकंड वाले को? फॉर्मेशन। Reaction, sir. Reaction. हाँ, रिएक्शन तो हम हर किसी को दे सकते हैं, मतलब वो तो मैं, दिस इज फॉर्मेशन नहीं। हाँ मैं वैसे वो बता दूं, रिएक्शन तो आप सारों को कह सकते हो। अगर 1 मोल H2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल H2O2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो इंथैल्पी चेंज होगी दैट विल बी कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो आप सारों को कह सकते हो, अगर जो मोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना उनके लिए कैलकुलेटेड है। हाँ, लेकिन ये जो है दिस इज फॉर्मेशन, क्योंकि
लेकिन एक मसला है खाली, वो मसला क्या है? वाई कांट आई, वाई वाई शुड बी नॉट कॉल इट फॉर्मेशन? मतलब कंपाउंड बन रहा है एलिमेंट से। Because it's not one mole, maybe. ठीक I है, guess इट्स so. इट्स नॉट वन मोल, ठीक है, but you can still call it enthalpy of formation of NaCl. It's two times the enthalpy of formation of NaCl. आपने डबल कर दिया ना, आपने 1 मोल की बजाय you're forming 2 मोल्स। तो अगर 2 मोल्स फॉर्म करोगे तो एनर्जी जो होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये भी खैर कोर्स से निकल गया है। ईसा, ये इस लास्ट वाले को क्या कहेंगे? Combustion. Enthalpy change of combustion. ठीक है, और C8H16। अच्छा, ये तो खैर डेफिनेशंस, और वो डेफिनेशंस वगैरह तो वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कोई उसे राइट इन इक्वेशन स्टेट सिंबल फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वो तो वही है कि 1 मोल वाटर फॉर्म होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। और उससे वो पूछा हुआ भी है, वो क्या, एक्सप्लेन व्हाई डेल्टा एच एफ फॉर वाटर इज आइडेंटिकल टू द डेल्ट इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि दोनों एक ही रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है वो 1 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है अपने एलिमेंट से। इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 मोल H2 बर्न करे एक्सेस ऑक्सीजन में और फॉर्मिंग वाटर, राइट? सो दे बोथ रिप्रेजेंट एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. सर वो क्यों सेम है? क्योंकि दोनों एक ही रिएक्शन है ना। वो देखो ना, अच्छा। फॉर्मेशन जो है 1 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है अपने एलिमेंट से, राइट? ये दो। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1 मोल H2 बर्न कर रहा है ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग वाटर, राइट? सो इट्स बेसिकली द सेम रिएक्शन, राइट? यस यस, सही। तो इसलिए वो दोनों एक ही हैं। वो देख लो, इस डेफिनेशन के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, ऊपर उसने डेफिनेशन भी लिखने को कहा हुआ है, और स्टैंडर्ड का मतलब भी पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है। तो वो डेफिनेशन तो आप, ये फिर से वो इक्वेशन और डेफिनेशन, एक सेकंड, कोई, हाँ ये कोई एक्सप्लेन कर दे ये वाला कि एक्स क्या है। I think C. Oh no, not C. I think D. डी सर, डी है ना, डी है। पहले तो ये देख लो, एलिमेंट्स है ना, राइट? और यस डी, इट इज द I एंथैल्पी think फॉर्मेशन ऑफ वाटर, राइट? यस yeah. यस, इट मैं इज। तो प्लस माइनस वाला लिखा हुआ है ना। हाँ, इट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, लेकिन वो 2 मोल्स वाटर बने ना, तो वो 2 टाइम्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, राइट? Yes. तो माइनस का सिर्फ मतलब होता है कि एरो की डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। बस जब आप माइनस साइन लगा देते तो उसका मतलब है आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो हमने तो नहीं जाना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज दिस इज द राइट डायरेक्शन, ठीक है? तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, एटमाइजेशन भी निकल गया कोर्स से ना। ये बता दो कि इसमें वो कह रहा है जल्दी से कि ये बस आखिरी करते हैं, बल्कि जो आखिरी अगला वाला भी कर लेते हैं। वो ये कह रहा है इसकी जो इंथैल्पी चेंज है ना वो -114 है। तो वो कह रहे हैं इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज किया है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सर ए है। मतलब मैंने क्या कहा था, -57 होती है न्यूट्रलाइजेशन की। जी सर, जी सर। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है ना, इधर कितने मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये दो दो है ना। अच्छा अच्छा, तो It's gonna be वो सी C. है। सी हाँ, है, अच्छा अच्छा, सी और है। इधर भी दो, अगर वो इधर यहाँ पे 1 मोल कर देता ना फिर -57 होता। तो इंथैल्पी अच्छा न्यूट्रलाइजेशन -57 होती है अगर वो 1 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर दो होंगे तो -114 होगा। अच्छा, और सही से वाइस समझ आ गया। वाइस वर्सा अगर वो कोई वीक एसिड कर लेता है, एथेनोइक एसिड,
तो फिर क्या वैल्यू होती? कम होगा ना। फिर थोड़ी सी कम होती, -107 हो जाती, या 106 हो, -114 ना होती, ठीक है? क्लियर है ठीक बात? है। जी सर। Yes. अच्छा, ये फॉर्मेशन और, अच्छा ये दो तो कोर्स में नहीं है। मुझे बता दो कि फॉर्मेशन का साइन क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, या दोनों हो सकता है? फोर। प्लस एंड माइनस बहुत हो सकते हैं सर। हाँ, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कंबशन हमेशा नेगेटिव होता है, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होता है, फॉर्मेशन दोनों हो सकता है। अच्छा, ये फिर से आठ, चलो ठीक है, बाकी तो एटमाइजेशन। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, ये वो न्यूट्रलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। तो इधर बताओ कि इंथैल्पी चेंज -54 हो गई है, तो पी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड? वीक एक्सेल होगा ना। क्योंकि कम हो गया -54, तो इट्स गोना बी अ वीक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये -52 हो गया, तो क्यू क्या होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस? वीक बेस होगा ना, जैसे अमोनिया। तो ए हो गया फिर ना, और ये तो -57 है, तो इसका मतलब आर क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ग्रुप 1 की बेसेस जो होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो बहुत सॉलेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा OH आयंस प्रोड्यूस करती हैं सोल्यूशन में, ठीक है। अच्छा, इसका बता दो, कर ही लेते हैं कंप्लीट। विच पेयर ऑफ डिस्क्रिप्शंस इज फुली करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन? इसको क्या आप फॉर्मेशन कह सकते हो, या फॉर्मेशन कंबशन दोनों कह सकते हो? दोनों कैसे? कंबशन कंबशन। दोनों कह सकते हैं, इट्स द कंबशन ऑफ H2 while it is also the enthalpy of formation of H2O as well, वो भी यही होगी। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सर नेगेटिव होगी ना? नेगेटिव। और क्यों नेगेटिव होगी? कंबशन में नेगेटिव ही होती है। हाँ, इंफॉर्मेशन नेगेटिव। कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है। फॉर्मेशन जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये कंबशन भी है, तो इसलिए इसने तो हमेशा नेगेटिव ही होना है, तो डी होगा, ठीक है। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। चलो, अब आखिरी रह गया, बताओ कि वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन कौन सी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन कौन सी इक्वेशन है? प्रोपेन की स्टेट पता है क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट? जस्ट कार्बन का वो सॉलिड ही ना। कार्बन तो सॉलिड है, ठीक है। जब प्रोपेन गैस होते हैं ना। प्रोपेन गैस होती है, ठीक है। तो C. टी और सी होगा। कार्बन एज एन एलिमेंट तो सॉलिड होता है ना, H2 गैस है, और वो मिलके दे फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ C3H8, जो कि गैस होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। बस ठीक है, चलो, ये नॉर्मली फ्री की मार्क्स होते हैं, अगर उसमें स्ट्रक्चर में भी आ जाए तो बस इसमें गलती ना कर लेना। ज़्यादातर गलतियां रिमेंबर आसान वाली चीज़ों में होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा मसला होता है। मुश्किल वालों में तो आपका जो ग्रेड खराब होता है ना, वो खराब होता है आसान वाली चीज़ों में आप गलती करते हो, मुश्किल वाली चीज़ में तो सारी गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कभी भी आसान वाली चीज़ में गलती ना करना, ठीक है। चलो, ओके। ओके सर। ये नोट्स भेज दिए या भेज दें? कौन से नोट्स? जी। डेफिनेशंस। डेफिनेशन तो मैंने भेजी थी, मैं फिर भेज देता हूँ, अभी भेज देता अच्छा, थैंक यू। हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ओके सर। सर, हाफिज।